नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के कदमा रामनगर इलाके में सामुदायिक भवन के पास बसंत विहार अपार्टमेंट में एक एक कर 3 रसोई गैस सिलेंडर के ब्लास्ट होने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते चारों तरफ आग फैल गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। पूरे घटनाक्रम की प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह अपार्टमेंट के तीसरे तल्ले पर ओपी गुप्ता नामक व्यक्ति के घर में अचानक एक के बाद एक 3 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। आवाज इतनी भयानक थी कि पूरे फ्लैट में अफरा तफरी मच गई। घर में मौजूद ओपी गुप्ता की पत्नी निशा गुप्ता बुरी तरह जलकर घायल हो गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। देखते देखते फ्लैट में चारों तरफ आग फैल गई। भगदड़ के दौरान 1 दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिनमें कुछ जलने से और कुछ लोग भागने के क्रम में गिरकर चोटिल हुए हैं, जिनकी चिकित्सा फिलहाल टीएमएच में चल रही है। घटना की सूचना के बाद मौके पर टाटा स्टील का फायर ब्रिगेड पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फ्लैट के तमाम लोगों को इस दौरान बाहर निकाल दिया गया। जिला प्रशासन की ओर से धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनाक्रम की पूरी जानकारी हासिल की। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। आज लगभग 9:45 to 10 o'clock के बीच में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये बसंत विहार फ्लैट कॉम्प्लेक्स में फायर का एक इन्फॉर्मेशन आया था। तो उसके अकॉर्डिंग त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर टेंडर टाटा स्टील से और फायर डिपार्टमेंट से यहाँ आई। आग के ऊपर काबू पाया गया। लगभग 10:30 10:40 के आसपास आधे घंटे के अंदर आग के ऊपर काबू पाया गया। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला है। अभी उसके बारे में जो भी जानकारी है वो आप लोगों को कंसिक्वेंटली दी जाएगी। एक बॉडी है चार्ट कंडीशन में जलते हुआ देखा था। हमने कोशिश किया, सामने एक घर का दरवाज़ा खुला था, वहाँ बाथरूम से पानी लेके दरवाज़ा का आग बुझाया। तब तक हमारा टाटा स्टील के और जेएनएससी के सारे स्टाफ आ गए थे। सारे स्टाफ ऊपर से नीचे आग में पानी बुझा रहा था और जो सारे बच्चा कुछ लेडीज़ ऊपर में छत पर लेके चल गए थे। सबको नीचे हम लोग उतार दिए सबका मदद से। खाली एक बूढ़े बाबा है जिसको नीचे उतरने नहीं सके, उनके लिए स्ट्रेचर ज़रूरत था। तो हम लोग का पास स्ट्रेचर नहीं है बोल के उनको ऊपर में छत पे इत्मीनान से बैठा के पानी पिला दिए। हम अपने भी अभी वीक हो गए हैं, खट के हम अभी रेस्ट में हैं। क्या चीज़ का अभी तक हम लोग को पता नहीं क्या चीज़ का ब्लास्ट हुआ है। अब घर में कोई नहीं था, इतना पता चला क्योंकि गेट में लॉक था। इधर इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने की चर्चा पूरे देश भर में जोरों पर है। अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया नामित सारे सरकारी दस्तावेज एवं स्थानों का नाम प्रभावित होगा। सारी चीजें उसके जद में आकर प्रभावित होंगी। वैसे तो आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन चर्चा के इस गर्म बाजार में राजनीतिक बयानबाजी का दौरा शुरू हो चुका है। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता का कहना है कि इंडिया नाम से बने घटक दल के डर से भाजपा इस नाम को ही परिवर्तित कर देना चाहती है। केंद्र सरकार एक प्रकार से राजनीतिक आपदा को अवसर में बदलने के प्रयास में जुटी है। इंडिया नाम को बदलने से करोड़ों रुपए का खर्चा होगा, जिसे एक सुनियोजित साजिश कहा जा सकता है। अरबों खरबों करोड़ रुपए का केवल नाम बदलने से खर्चा होगा, क्योंकि 1 रुपए से लेकर सिक्का से लेकर 2000 के नोटों तक बदले जाएंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। बाएं हाथ में लिखता है रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक, या ऊपर लिखते हैं क्योंकि राष्ट्रभाषा है, और नीचे लिखा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ। स्थिति ये आ गई है कि लगभग इतना डर इंडिया से कि देश का नाम ही बदल जाएगा। प्रेसिडेंट हाउस के सामने में जो सीधा रायसीना का जो रास्ता है, वहाँ जो इंडिया गेट है, जो मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है, और देखिए ये इंडिया गठबंधन से इतना डर गए हैं, जो आपदा इन लोगों के पास में आई, आपदा के रूप, इसमें भी अवसर ढूंढ लिया है। वहीं झारखंड में सत्ताधारी पार्टी के घटक दल कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से दिक्कत हो रही है, क्योंकि संविधान में साफ इंगित है इंडिया इज भारत एंड भारत इज इंडिया, जो एक ही नाम है। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी इस प्रकार के मुद्दे को लेकर देश में चल रहे जन मुद्दों से आम लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। प्रधानमंत्री को
बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि इंडिया इज भारत, तो फिर ये बदलने का क्या औचित्य है? बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों? तो हमें यह लगता है कि कल तक मोदी जी कस्बों का नाम बदल रहे थे, सड़कों का नाम बदल रहे थे, रेलवे स्टेशनों का नाम बदल रहे थे। अब अचानक ये पूरे देश का नाम बदल रहे हैं। चाहे हम इंडिया कहें, चाहे हम भारत कहें, चाहे हम आर्यावर्त कहें, हर नामों पे हमें गर्व महसूस होता है, हर नामों पे हमें अपने आप में फक्र महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं यह इंडिया गठबंधन का भय है, और इंडिया गठबंधन की जो बेचैनी है वो अब लग रहा है प्रधानमंत्री जी को कि उनकी दीवारें हिला दिया है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी अब बेचैनी में, छटपटाहट में इस तरह का निर्णय लेकर के जो देश की जो ज्वलंत मुद्दा है उन मुद्दों से देश की आवाम का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि पुराने ग्रंथों में भी भारत नाम का उल्लेख मिलता है। औपनिवेशिक काल में दिए गए नाम के प्रति इतना लगाव क्यों है? इस प्रकार के औपनिवेशिक काल में दिए गए नाम एक प्रकार से गुलामी को दर्शाता है, जिसे देश लंबे समय तक ढो नहीं सकता। पुराने ग्रंथ हैं उसमें भी भारत का जिक्र आता है, तो आपत्ति किन लोगों को है? क्यों वो औपनिवेशिक काल के जो नाम दिए गए हैं उससे वो अपना जुड़ाव महसूस करते हैं? आज प्रश्न इस बात को लोग जानना चाहते हैं कि जो ब्रिटिश शासनकाल में भारत का नाम इंडिया किया गया, उसको लेकर संविधान सभा के भी सदस्य एकमत नहीं थे। उस पर भी लंबी चर्चा हुई। ठीक है, बहुमत होने के कारण नाम इंडिया भी रखा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष ही कहा था कि गुलामी की जो विरासत है उसको हम बहुत लंबे समय तक ढो नहीं सकते। कई चीज़ें परिवर्तित की गई, और उसी क्रम में मैं समझता हूँ कि अगर भारत नाम घोषित किया जाता है तो एक स्वाभाविक रूप से जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, हम इंडिया माता की जय नहीं बोलते हैं। आप हमारे राष्ट्रगान में देखिए, जनगण मन अधिनायक जय जब होता है तब भी हम भारत का ही नाम आता है, उसमें भी इंडिया का नाम नहीं आता। तो आखिर आपत्ति कैसे है लोगों को, क्यों है? इसको स्पष्टीकरण देना चाहिए, और अनर्गल आरोप लगाने के बजाय बिल्कुल ठोस और तथ्यात्मक चीजों को बात होनी। वहीं सरायकेला जिले की कपाली ओपी पुलिस ने डागरडी निवासी इम्तियाज हुसैन के घर बीते माह 3 मोबाइल फोन समेत 40,000 नगद की हुई चोरी के मामले का खुलासा किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर 2 मोबाइल फोन व नगद 1200 रुपए भी बरामद किए गए हैं। कपाली ओपी प्रभारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में गुप्त सूचना के आधार पर जमशेदपुर के आजाद बस्ती रोड नंबर 15 निवासी मोहम्मद साजिद उर्फ राजा उर्फ बकरी चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साजिद की निशानदेही पर इम्तियाज हुसैन के घर से चोरी की 3 मोबाइल में 2 मोबाइल फोन और 1200 रुपए बरामद किया है। 40,000 में से आधा 20,000 रुपए उसने अपने एक सहयोगी को दिए और स्वयं भी कुछ रुपए खर्च कर दिए। साजिद से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि घटना में 2 और लोग शामिल थे, जिसे जल्द गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। जमशेदपुर के मोहम्मद साजिद उर्फ राजा को गिरफ्तारी के बाद आज जेल भेज दिया गया है। उधर आदित्यपुर टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर श्रीडुंगरी स्थित जियाडा की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए स्क्रैप टाल को आज प्रशासनिक आदेश के बाद जबरन हटा दिया गया। लंबे समय से जियाडा की जमीन का अतिक्रमण कर श्रीडुंगरी मुख्य सड़क के किनारे स्क्रैप टाल का संचालन किया जा रहा था। पूर्व में भी जियाडा प्रशासन द्वारा इस टाल पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही फिर से वहां जबरदस्त तरीके से 4 दीवारी निर्माण कर अवैध रूप से टाल संचालन किया जा रहा था, जिसे हटाने के लिए एक बार फिर से प्रशासनिक पहल की गई। जियाडा द्वारा एसडीओ कार्यालय से आदेश प्राप्त कर स्क्रैप टाल को जबरन हटाया गया। इस मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट और जियाडा के सहायक उद्योग विस्तार पदाधिकारी सन्नी तिर्की ने बताया कि ये टाल किसके द्वारा संचालित किया जा रहा था, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि ये जमीन जियाडा की है, जिसका जल्द ही आवंटन किया जाएगा। देखिए, अब जैसे जैसे हुआ उसके बाद कार्रवाई किया तो पता नहीं चला। अभी उनको बात की है लेकिन वो आ नहीं पाए। बस अतिक्रमण को हटाया गया और साइड और सब जो था उसको हटाया जा रहा है। ये हमको एसडीओ साहब का आदेश मिला था। अभी हम लोग इसको अलर्ट कर देंगे।
और उधर घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में मलेरिया तथा डेंगू की बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए अनुमंडल अस्पताल के विधायक रामदास सोरेन ने एसडीओ के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने डेंगू से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा किए गए अब तक के प्रयासों की जानकारी ली। मौके पर विधायक ने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे राज्य में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में देखने को मिल रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक ने विधायक को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव अविलंब शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने अंचलाधिकारी राजीव कुमार को निर्देश दिया कि जहां कहीं भी जल जमाव किया जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही पूरे क्षेत्र में डेंगू से बचाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू कराया जा रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग के पास जांच की किट नहीं है तो तत्काल किट उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि टीम गठित कर दी गई है जो इस क्षेत्र में काम शुरू कर चुकी है। उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए हर उपाय किया जाएगा। देखिए, आज डेंगू को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से हमारे बैठक हुआ यहाँ पर, जिसमें हमारे स्थानीय घाटशिला के एसडीएम, बीडीओ, सीओ, यहाँ के चिकित्सा प्रभारी और यहाँ के स्टाफ सभी लोग मिलकर के हम लोग यहाँ पर किस ढंग से कैसे अभी वो डेंगू के जो प्रकोप चला हुआ उसको हम रोकथाम कैसे करेंगे। आज जिसमें यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से जो बात सामने आई है, निश्चित रूप से एक अभियान के तौर पर इन्हें कमेटी बना दिया है। आज इसको यहाँ का बीडीओ को, सीओ को, सभी को जिम्मेवारी दिया गया है साफ़ सफाई और ब्लीचिंग के लिए और यहाँ फॉगिंग के लिए सभी चीज़ का एक टीम बना दिया गया है। जो भी अगर इसके लिए अगर एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत है तो आसमान के माध्यम लगातार डेंगू के बढ़ते प्रकोप के लिए चिंता जताई थी और उसके लेके हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही हम लोग का जो भी इससे डेंगू रोकथाम के लिए जो भी बचाव के लिए संबंधित हो सकता है जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में किया जा रहा है और जो भी अभी जो समस्याएं आई है अनुमंडल अस्पताल हम लोग उसको ससमय हम लोग करेंगे और इसके लिए कल से हम लोग अभियान के तौर पर हम लोगों ने कि एंटी लार्वा टीम हो या फॉगिंग हो सबका व्यवस्थित हम लोग कर रहे हैं। और इधर आदित्यपुर हरिओम नगर स्थित मां भवानी यूथ क्लब द्वारा इस वर्ष आयोजित होने वाले शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें मां भवानी यूथ क्लब के अध्यक्ष सह संस्थापक अंबुज कुमार मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए। इस वर्ष दुर्गा पूजा 2023 की पूजा समिति द्वारा भव्य तरीके से आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। पूजा कमेटी के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष अंबुज कुमार ने बताया कि एनाकोंडा रूपी पंडाल इस साल यहां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जहां एनाकोंडा के विशालकाय मुंह के भीतर से श्रद्धालु पूजा पंडाल में प्रवेश करेंगे। इन्होंने बताया कि इस साल पश्चिम बंगाल के चंदन नगर की विद्युत सज्जा लोगों को आकर्षित करेगी, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस उपलक्ष्य पर मुख्य रूप से पूजा कमेटी के अध्यक्ष हरेंद्र तिवारी समेत कमेटी के तमाम पदाधिकारी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। दुर्गा पूजा 2023 के पूजा पंडाल के निमित्त आज भूमि पूजन समारोह का आयोजन मां भवानी यूथ क्लब दुर्गा पूजा समिति का है। उसकी प्रतिकृति यहाँ पर बनाई जाएगी और आपको ऐसा प्रतीत होगा पूजा पंडाल के पास पधारने के बाद कि लगेगा जैसे सांप अपना मुंह खोल रहा है और सांप मुंह खोलेगा, सांप मुंह बंद करेगा, मुंह खोलेगा तो लोग पंडाल के अंदर प्रवेश करेंगे और फिर दूसरे तरफ से जब मुंह खोलेगा तो लोग निकलेंगे। ये प्रतिकृति आपको दिखाई जाएगी और इसके अलावा चंदन नगर के लाइट के लोग कारीगरों द्वारा यहाँ पर अद्भुत लाइटिंग का भी व्यवस्था किया गया है, जो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा पेश करेगा। भंडारा और भोग का आयोजन रहता है प्रत्येक वर्ष, उसका भी आयोजन इस बार किया जाएगा और पूजा कमेटी पूरे श्रद्धा भाव के साथ वैदिक अनुष्ठान के साथ दुर्गा पूजा 2023 का आयोजन करेगी। धन्यवाद। वहीं चक्रधरपुर रेल क्षेत्र स्थित पंचमूल राधा गोविंद मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर बुधवार को भव्य नगर संकीर्तन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाहनों में साज सज्जा के साथ बैठाकर प्रभु श्री राधा गोविंद की प्रतिमा को पूरे शहर का भ्रमण कराया गया।
इस मौके पर ढोल मंजीरा झाल की धुन से पूरा क्षेत्र गूंजयमान रहा। नगर संकीर्तन में शामिल बड़ी संख्या में भक्त भी झूमते हुए प्रभु श्री राधा गोविंद की नगर परिक्रमा में शामिल हुए। जन्माष्टमी को लेकर पूरे चक्रधरपुर में उत्साह और भक्ति का संचार देखने को मिला। नगर कीर्तन के लिए चक्रधरपुर राधा गोविंद मंदिर में मेदिनीपुर से 22 सदस्यीय टीम विश्व रूप से चक्रधरपुर पहुंची थी। इस दौरान पूरा चक्रधरपुर क्षेत्र जय श्री राधा गोविंद के नारों से गूंजता रहा। नगर संकीर्तन चक्रधरपुर के विभिन्न चौक चौराहों, मोहल्ले, सड़क मार्ग से होता हुआ वापस राधा गोविंद मंदिर लौटा। इस नगर संकीर्तन में राधा गोविंद मंदिर के पुजारी सहित मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर चक्रधरपुर में लगने वाले ऐतिहासिक भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला उत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। रेलवे क्षेत्र के पोटर खोली में लगने वाला मेला 7 सितंबर से शुरू होगा, जो 16 सितंबर तक चलेगा, जिसको लेकर पोटर खोली क्षेत्र में झूले व दुकानों से सजने लगा है। अभी से ही स्थानीय लोगों व खासकर बच्चों में इसको लेकर काफी उत्साह है। इस बार मेले में विभिन्न तरह की दुकानों के अलावा मनोरंजन की चीजें भी रहेंगी। मेले में मौत का कुआं, ऑक्टोपस, ड्रैगन, इलेक्ट्रिक झूला, नाव, टोरा टोरा झूला आदि आकर्षण के केंद्र रहेंगे। शहर में जन्माष्टमी जन्मोत्सव पर 5 जगहों पर भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। बताते चले कि रेल नगरी चक्रधरपुर के पोटर खोली में लगने वाले झूला उत्सव पूरे झारखंड में प्रसिद्ध हैं। पोटर खोली में 4 स्थानों में पंडाल बनाए जा रहे हैं। इनमें सर्वोदय संघ, छात्र संघ, जीआरपी शिव मंदिर और काली मंदिर शामिल है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा समिति द्वारा पूजा समारोह के साथ साथ मेला का आयोजन भी किया जाता है। झूला उत्सव में रोजाना भगवान श्री कृष्ण को झूले पर झुलाया जाता है। इस बार मेला 10 दिनों तक लगेगा। वहीं राधा गोविंद मंदिर में 5 सितंबर से ही कार्यक्रम आरंभ है। वहीं 8 सितंबर को भंडारा लगेगा, जिसमें पूरी जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद वितरण होगा। उल्लेखनीय है कि मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है। संध्या के समय मेले में भारी भीड़ उमड़ती है। बच्चों के जीवन में शिक्षा के साथ साथ खेल कूद जरूरी है। इससे बच्चों का भविष्य आगे और बेहतर होगा। ये बात चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने कही। वे बुधवार को पोड़ाहाटा स्टेडियम में चक्रधरपुर प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड 2023-24 प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में विधायक ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि झारखंड में बच्चों का भविष्य बेहतर हो। इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ताकि वे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी भविष्य तय कर सकें। उन्होंने कहा कि कोल्हान में खेल कूद के साथ फुटबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन होना चाहिए। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार द्वारा बच्चों को भविष्य के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। इससे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। इसके पहले मुख्य अतिथि विधायक सुखराम उरांव ने दीप प्रज्वलित कर और हरी झंडी दिखाकर खेलो झारखंड 2023-24 प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। ज्ञात हो कि इस प्रतियोगिता का आयोजन 2 दिन होगा। 6 सितंबर को दोनों वर्ग में दौड़, जेवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो, हाई जंप एवं लॉन्ग जंप स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जबकि 8 सितंबर को खो खो, कबड्डी आदि स्पर्धा कराई जाएगी। मौके पर विभिन्न विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। खेल का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये व्यवस्था स्कूली शिक्षा में है। स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो भविष्य के लिए किसी भी काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य होना जरूरी है। और ये बच्चों का वेश है। आप देखते होंगे कि स्कूली शिक्षा में ये सारा व्यवस्था है।
और जहाँ आप हायर एजुकेशन में चल जाइएगा वहाँ ये सब व्यवस्था नहीं है। ये सरकार का उद्देश्य है कि हम बचपन से ही बच्चों को मजबूत करें, जिस चीज़ में वो रुचि है उसको हम सहयोग करें, उस खेल को हम करवाएं। एक उत्तराधिक उद्देश्य तो है कि स्वास्थ्य के लिए, दूसरी तरफ ये है कि छोटी छोटी स्कूल, छोटी छोटी मैदान में खेलते खेलते आज हमारे कई ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल मैदान में पहुँचे हैं। झारखंड में बने तो सरकार का जो प्रोसेस रहा है वो शिक्षा के साथ साथ खेल भी रहा है। बिना खेल के किसी भी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास नहीं है। खेल को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा ग्राम स्तर पर शूटिंग कानून क्लब बनाया जा रहा है। ये क्लब ग्राम स्तर पर भी होगा, प्रखंड स्तर पर भी हो और जिला स्तर पर भी होगी। इस पर अभी अग्रसर कार्रवाई की जा रही है। इस क्लब के लिए जो 18 से 40 साल के लोग हैं वो इस क्लब के सदस्य हैं। साथ ही खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल के मैदान भी तैयार किए जा रहे हैं और पहले हर पंचायत में एक छोटे हुए खेल मैदान था जिसमें भूमि को समतलीकरण करके खेल का मैदान बना देना था और खेल पीठ लगा देना था। वहीं पोटका प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड कार्यक्रम के तहत अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में सैकड़ों खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया और पुरस्कृत हुए। बताते चले कि स्कूल के बाद संकुल और संकुल के बाद प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड परिसर के खेल मैदान में बालक वर्ग एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के खेल मैदान में बालिका वर्ग के मैच आयोजित किए गए। बालक एवं बालिका वर्ग के बीच कबड्डी, गोला फेंक, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एवं 600 मीटर दौड़, रिले रेस, खो खो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, वॉलीबॉल आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रखंड स्तर पर अच्छी प्रतिभा दिखाने वाले खिलाड़ियों को जिला स्तर पर एवं उसके बाद राज्य स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड 2023-24 की प्रतियोगिता है, प्रखंड लेवल का, ये पोटका प्रखंड का, तो उसी के आलोक में हम लोग ये खेल करवा रहे हैं। 6 तारीख और 8 तारीख को 2 दिनों में हम लोग को इस खेल को संपन्न करा लेना है। इसी सिलसिले में गर्ल्स का है आज अंडर 14 गर्ल्स और बॉयज़ का, और बॉयज़ का उस मैदान में हो रहा है और गर्ल्स का यहाँ पे हो रहा है। विभिन्न प्रकार के खेल हैं फुटबॉल को छोड़ करके, इसलिए कि तो फुटबॉल पहले हम लोग करवा चुके हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।